सीमापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। वहां कोई पानी की पाइपलाइन नहीं थी। गांव की सभी औरतें सुबह सुबह पानी लेने हैंडपंप पर जाती। पूरे गांव में सिर्फ वही इकलौता हैंडपंप था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो काली रात आती है। आधी रात का समय था। बहुत तेज हवा चल रही होती है। तेज हवा की वजह से रसोई की खिड़की खड़कने लगती है। अजी सुनो, शायद मैं रसोई की खिड़की बंद करना भूल गई। जाओ ना, उसे बंद करके आ जाओ, कहीं तेज हवा की वजह से वो टूट ना जाए। फिर हरिया रसोई की तरफ जाता है। अरे आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। तभी उसे हैंडपंप के चलने की आवाज आती है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर एक चुड़ैल होती है। उसके पैर उल्टे और लंबे लंबे बाल होते हैं। उसने सर पर 3 मटके रखे होते हैं। फिर वो हैंडपंप से पानी निकालने लगती है और उन मटकों को भरने लगती है। हे भगवान, अरे ये तो सच में चुड़ैल है। अरे मुझे तो लगता है भूत प्रेत होते ही नहीं। फिर वो भागता हुआ जाता है और सीमा को लेकर आता है। सीमा भी उस चुड़ैल को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गए रे, ये तो सच में चुड़ैल है। ये हमारे हैंडपंप पर क्या कर रही है? अरे पता नहीं, लगता है अपनी प्यास बुझाने आई है। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है जी, जल्दी से खिड़की बंद करो, कहीं वो हमें देख न ले। फिर हरिया खिड़की बंद कर देता है और दोनों जाकर अपने कमरे में चादर के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन रात भर उन्हें हैंडपंप चलने की आवाज आती रहती है और डर के मारे वो रात भर सो नहीं पाते। सुबह उठकर वो बाहर जाते हैं तो हैंडपंप पर लोगों की भीड़ जमा होती है। अरे सीमा बहन, क्या तुमने भी रात में उस चुड़ैल को देखा था? हाँ, रात में तेज हवा से हमारी नींद खुली तब हमने देखा उस चुड़ैल को। पता नहीं वो चुड़ैल कहाँ से आ गई। हमारे प्यारे से गांव पर उसने अपनी काली छाया छोड़ दी है। देखो ना, हैंडपंप से पानी की जगह खून निकल रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? पानी के बिना तो पूरे गांव में अकाल पड़ जाएगा। हमारे घरों में तो बस 1-2 दिन का ही पानी है। उसके खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? अरे रामू, एक काम कर, इस हैंडपंप को थोड़ी देर चलाता रहे। क्या पता कुछ देर बाद इसमें से पानी निकलने लग जाए। फिर रामू 2 घंटे तक हैंडपंप चलाता है। अब खून की नदी बहने लगती है, लेकिन पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे बस अब मुझ में और हिम्मत नहीं है इस हैंडपंप को चलाने की। लगता है इस हैंडपंप का सारा पानी वो चुड़ैल उन मटकों में भर के ले गई है। अरे लेकिन हरिया भाई, उस चुड़ैल के पास तो सिर्फ 3 मटके थे। भला हैंडपंप का पानी खत्म कैसे हो सकता है? किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। फिर थक हार कर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर आधी रात होने पर सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों पर आ जाते हैं और उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल सिर पर 3 मटके रख कर आती है और हैंडपंप के पास आकर रुक जाती है। अरे मर गए रे। अरे सीमा, वो देखो, वो चुड़ैल आज फिर आ गई। वो चुड़ैल फिर से हैंडपंप चलाती और पानी निकलने लगता। देखो जी, हैंडपंप भी फिर से पानी आने लगा। फिर वो चुड़ैल मटकों में पानी भर के वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होने पर सब गांव वाले खुश होते हैं कि कम से कम पानी वापस आने लगा है। फिर जैसे ही हरिया हैंडपंप चलाता तो पानी की जगह खून निकलने लगता है। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अब क्या करें? पानी के बिना हम और हमारे जानवर जिंदा नहीं रह पाएंगे और पास के गांव से पानी लाना इतना आसान नहीं होगा। अरे सरपंच जी, अब क्या करें? इस सब की वजह वह कमबख्त चुड़ैल है। उसके हैंडपंप चलाने से पानी आता है। उसने कुछ जादू टोना किया है। अब एक ही रास्ता है, और जैसे ही वो चुड़ैल आएगी हम सब आदमी उसे पकड़ लेंगे। लगता है ये बूढ़े सरपंच का दिमाग सठिया गया है। अरे सरपंच जी, वो कोई आवारा पशु नहीं है जो हम पकड़ लेंगे। वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल है। जो भी उसके सामने आया वो उसे कच्चा खा जाएगी। हाँ, अरे आज हम सबके घरों का पानी खत्म हो जाएगा। अगर हिम्मत नहीं दिखाओगे तो कल प्यास से मरोगे। हाँ, सरपंच जी सही कहते हैं। आप सब आदमियों को हिम्मत दिखानी होगी और उस चुड़ैल को पकड़ना होगा। सब आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि सबसे पहले चुड़ैल को पकड़ने उसके सामने कौन जाएगा, लेकिन कोई भी अरे मुझे लगता है सरपंच जी, पूरे गांव में सिर्फ आप ही इकलौते हिम्मत वाले मर्द हो। ये आपका ही सुझाव था।
आपको ही सबसे आगे रहकर चुड़ैल का सामना करना चाहिए। हम सब आपके पीछे पीछे ही रहेंगे। अरे नास मिटे का लिया, मुझे इस उम्र में चुड़ैल के सामने जाने को बोल रहा है। अरे मेरी तो आधी रात को उस चुड़ैल की आहट मात्र से हड्डियां कांपने लगती हैं। मैं उसके सामने नहीं जाने वाला। अगर मरना ही है तो सब एक साथ प्यासे मरेंगे। भला मैं अकेला अपनी जान क्यों दूं? वहीं उन गांव वालों में एक बूढ़ी औरत थी। वो उन सब गांव वालों की बातें सुन रही होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। लेकिन उसके हाव भाव से लगता था कि शायद वो इस चुड़ैल के बारे में कुछ जानती है। अजी आप सब डरपोक मर्द अपने अपने घरों में रहना, हम औरतें अकेले ही उस चुड़ैल का सामना कर लेंगी। क्यों बहनों? हाँ हाँ हम तैयार हैं। सीमा बहन हम सब आपके साथ हैं। हाँ सीमा बहन मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आने दो उस चुड़ैल को, आज उसे पकड़ कर ही रहेंगे। फिर सब लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर आधी रात होते ही तेज तेज हवा चलने लगती है। गांव की सब औरतें हैंडपंप के पास खड़ी होती हैं। वहाँ वो बूढ़ी औरत भी आ जाती है और सारे मर्द अपनी अपनी खिड़कियों से झांक छुप छुप कर देख रहे होते हैं। तभी वो उल्टे पैर वाली चुड़ैल वहाँ आ जाती है। उन औरतों को देखकर वो गुस्से में गुर्राने लगती है। तभी सारी औरतें एक साथ मिलकर उस चुड़ैल पर डंडों से वार कर देती हैं, लेकिन उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता। फिर वो चुड़ैल एक एक औरत को उठा उठा कर मारने लगती है। हाय मेरी कमर, आए बहुत दर्द हो रहा है। अरे सीमा बहन हमने तुम्हारी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये चुड़ैल तो हमें उठा उठा कर आकर पटक रही है। अरे सीमा सीमा जल्दी भागकर वापिस आ जाओ, नहीं तो ये तुम सबको जान से मार देगी। तुम सब इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर सब औरतें भागकर हरिया के घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ सरपंच और गांव वाले पहले से मौजूद होते हैं। हरिया भाई आज तो आपकी पत्नी की वजह से हमें बहुत मार पड़ी है। हाय हाय हाय, उस नास मिट्टी चुड़ैल ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इस चुड़ैल से मुकाबला करने का। मैं इस चुड़ैल के बारे में जानती हूँ। ये चुड़ैल पहले इस गांव की औरत थी। बहुत साल पहले जब गांव में भीषण सूखा पड़ा था, उसने देवताओं से मन्नत मांगी थी कि अगर गांव में पानी आएगा तो वो हर रात 3 मटके भरकर पास के कुएं में चढ़ावा डालेगी। पानी तो आया, लेकिन वो औरत एक रात कुएं में गिरकर मर गई। उसकी आत्मा अब भी मन्नत पूरी करने के लिए मजबूर है। लेकिन हैंडपंप से खून क्यों निकल रहा है? कुएं में उसके मरने के बाद उसका खून बहा था। अब वो कुआं अशुभ हो चुका है। जब तक चुड़ैल का श्राप खत्म नहीं होगा, कुएं और हैंडपंप का पानी खून में बदलता रहेगा। लेकिन जब वो चुड़ैल उस देवता पर 3 मटके पानी चढ़ा चुकी हो, तो फिर हर रात वो ऐसा क्यों कर रही है? वो इस बात से अनजान है। अब हमें उसे पानी भरने से रोकना होगा ताकि ये श्राप खत्म हो सके। इस चुड़ैल को खत्म करने का कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा। हाँ एक तरीका है, 3 मटकों को तोड़ना होगा, लेकिन आधी रात को, ठीक उसी समय जब चुड़ैल पानी भर रही हो। ठीक है, अब की बार मैं अकेले इस चुड़ैल का मुकाबला करूंगी। लेकिन सीमा तुम अकेले उसका मुकाबला कैसे करोगी? हम भी तुम्हारे साथ आएंगी। नहीं नहीं, मेरी वजह से पहले ही आप सब लोगों को बहुत चोट आई है। आप मुझ पर विश्वास रखिए, अब की बार ये चुड़ैल बचकर वापस नहीं जा पाएगी। फिर रात आती है। चुड़ैल गुस्से में आती है। हवा तेज हो जाती है। सब लोग डर कर खिड़की से देखते हैं। अरे सीमा तुम अकेले मत जाओ, वो चुड़ैल तुम्हें आसानी से हरा देगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आप यहीं रहो और मुझ पर विश्वास रखो। फिर सीमा अपने डर पर काबू पाकर हैंडपंप के पास पहुँचती है। वो चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। तभी सीमा पीछे से जाती है और पीछे रखे हुए मटके पर जोर से वार करती है और मटका टूट जाता है। जैसे ही पहला मटका टूटता है, हैंडपंप से पानी की जगह आग निकलने लगती है। अरे नहीं, ये तूने क्या किया? अब मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूंगी? अरे चुड़ैल जी, तुम्हारी मन्नत पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तू झूठ बोल रही है, अभी मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई है। फिर सीमा चुड़ैल से डरे बिना दूसरे मटके पर जोर से वार करती है और दूसरा मटका टूटते ही चुड़ैल चीखने लगती है और उसका आकार छोटा होने लगता है। तभी सीमा तीसरे मटके पर भी डंडे से वार करती है और उसे भी तोड़ देती है। तीसरा मटका टूटते ही चुड़ैल धुएं में बदलकर आसमान में चली जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और अचानक बारिश होने लगती है। सुबह होते ही हैंडपंप से फिर साफ पानी आने लगता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं और सीमा को गांव का सरपंच बना देते हैं और इस तरह सीमा अकेले ही बहादुरी से इस चुड़ैल का मुकाबला करती है। गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक पुराना शादी हॉल था जिसका नाम शिवा मैरिज हॉल था।
वो देखने में बहुत सुंदर और बहुत बड़ा हॉल था, लेकिन वहां शादी करने से लोग कतराते थे। एक दिन दूर शहर से एक परिवार उस जगह आया। वे अपने बेटे की शादी के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्हें शिवा मैरिज हॉल का पता चला। किसी ने उन्हें बताया कि वो बाकी जगह से सस्ता भी पड़ जाएगा। तो मोहित के पापा, जो कि एक कंजूस आदमी थे, फटाफट उस हॉल में बुकिंग के लिए चले गए। चलो चलो, अरे बहुत दिन हुए तुम लोगों को आराम करते हुए। आज बहुत दिनों के बाद काम मिला है। हमारे यहाँ एक शादी होने वाली है। कल वो लोग यहाँ आ जाएंगे। सब जगह की सफाई बहुत अच्छे से करना। और हाँ, यहाँ हुई किसी भी घटना के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ओके पाजी, और अगर किसी ने हमसे कुछ पूछा तो? हो तो भी ध्यान रहे, हम में से किसी ने किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। ओके। सालों बाद मोहित और नेहा की शादी उसी हॉल में तय हुई थी। भैया, आपने अपने मोहित की शादी इस हॉल में करने की क्यों सोची? ये हॉल तो शापित माना जाता है। मैं तो कहूँगा आप अभी से कोई दूसरा हॉल ढूंढ लीजिए। है जी? अरे मैं क्या कोई पागल दिखता हूँ? है, अब मैंने यहाँ पर सारी बुकिंग कर दी है, और वो भी काफी अच्छे दामों पर। वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो अब तो शादी यही होगी। है जी? मोहित के पिता ने हॉल का सस्ता किराया देखकर बिना किसी बात पर ध्यान दिए बुकिंग कर दी थी। गांव के बुजुर्गों और मोहित के चाचा ने मना किया, लेकिन उन्होंने अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दी। तभी मोहित का फोन बजता है और फोन नेहा का होता है। हेलो मोहित, मैंने सुना पापा जी ने सारी तैयारियां पूरी कर दी। उन्होंने बहुत ही सुंदर हॉल बुक किया है, ये सच है? हाँ, मैं तो देखने भी गया था। हॉल वाकई में बहुत सुंदर है, और इतना बड़ा मानो कोई महल। तुम्हें तो शादी वाले दिन ही पता चलेगा। हाँ, मुझे इंतजार रहेगा। शादी वाले दिन सारी तैयारी करके लोग हॉल के लिए निकल रहे होते हैं। चलो चलो, सब गाड़ी में बैठो, हॉल जाने का समय आ गया है। सारा सामान जल्दी से गाड़ी में रखो, हमें जल्दी पहुंचकर तैयारियां भी करनी है। मेहमानों की हंसी ठिठोली के बीच अचानक एक बूढ़ी औरत न जाने कहां से आ जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कहती है, बेटा, इस जगह को छोड़ दो, ये हॉल अशुभ है। मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ किसी की भी शादी अच्छे से होते हुए नहीं देखी। कहते हैं ये हॉल बहुत शापित है। हो सके तो तुम लोग अभी से भी ये जगह छोड़ दो। तभी वहाँ मोहित के पिता आ जाते हैं। अम्मा, क्या अम्मा, ये सब बकवास है। तुम बेकार की बातों में हमें मत फंसाओ। ये सब कोरी अफवाहें हैं, और मैंने इस हॉल के लिए बहुत खर्चा किया है। जी? उल्टी बातें करके लोगों को डराओ मत। सब इस शादी को लेकर बहुत खुश हैं। है जी? मोहित के पिता सिक्योरिटी को आवाज लगाते हैं। है जी? क्या तुम लोगों से एक काम सही से नहीं होता? है जी? ये कौन सी औरत अंदर आकर ऐसी फालतू बातें कर रही है? जी? इसको लेकर जाओ, जाने कहाँ से चले आते हैं। है जी? जी सॉरी सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलो अम्मा, चलो 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 अम्मा। औरत कुछ और बोलती, इससे पहले ही उसे सिक्योरिटी वाले हॉल से बाहर निकाल देते हैं। शादी की रस्में चलने लगती हैं, लेकिन सभी रस्मों में नेहा का चेहरा बहुत उदास होता है। वो सहमी सहमी सी लग रही होती है। चलो चलो, अब जयमाला का समय हो चुका है, सब लोग स्टेज के सामने आ जाओ। तभी मोहित की नजर नेहा पर पड़ती है। वो घबराई हुई खड़ी होती है और बहुत कांप रही होती है। मोहित धीरे से नेहा से पूछता है, नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो, या कोई और बात है? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नेहा को पसीने आ रहे होते हैं और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है हर वक्त कोई मुझे देख रहा है, वो भी बहुत गुस्से से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहित ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की। डर तो थोड़ा मोहित को भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ नेहा, शादी का प्रेशर है, मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार ये शादी अच्छे से हो जाए, फिर हम कहीं अच्छी जगह घूमने चलेंगे। मुझे शादी से डर नहीं लग रहा, बल्कि। लेकिन तभी अचानक बिजली एकदम से चली जाती है। हॉल में अंधेरा छा जाता है। दहशत में लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और सब बातें बनाने लग जाते हैं। मोहित की मम्मी मोहित के पापा के पास जाती है और गुस्से से कहती है, मोहित के पापा, ये हैं आपके इंतजाम। बीच शादी में बिजली चली गई, ऐसा कहीं देखा है क्या आपने?
अरे भाग्यवान, मुझे क्या पता बिजली क्यों चली गई है जी। लेकिन रुको, मैं अभी पता करके आता हूँ है जी। ऐसा थोड़ी होता है, मैं अभी बताता हूँ मैनेजर को है जी। तभी अंदर से एकदम से पंडित जी के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है जी, अब इस पंडित को क्या हुआ? तुम अंदर जाकर देखो है जी। मैं तब तक मैनेजर से मिलकर आता हूँ है जी। ये तो घोर अपशकुन है। ऐसा कभी शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ये शादी अब भंग हो गई है। अरे पंडित जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? कृपया करें, ऐसे ना बोलिए। मेरे बेटे की शादी है, कुछ इतना बुरा नहीं होगा। आज सब अच्छा होगा। तभी एक कड़कती हुई हंसी पूरे हॉल में गूंज उठती है। ठंडी हवा का झोंका ऐसे चलने लगता है जैसे किसी ने मौत की दस्तक दे दी हो। मोहित और उसके दोस्त दीपक ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। तभी अचानक स्टेज पर लाल साड़ी पहने एक दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक होता है और आंखों से खून टपक रहा होता है। कौन हो तुम? मोहित भागकर नेहा के पास पहुंचता है। तभी दुल्हन की आत्मा की फटी फटी आवाज गूंजी। मैं वो हूँ जिसकी शादी इस हॉल में हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे शादी की रात मार डाला। अब हर शादी में मैं लौटती हूँ अपनी अधूरी शादी पूरी करने। हॉल में मौजूद सभी लोग चीख उठते हैं। कुछ बेहोश हो जाते हैं, कुछ दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। नेहा कांप रही होती है। तभी वो आत्मा मोहित की ओर इशारा करती है। आज मेरी शादी इस लड़के से होगी, यही बनेगा मेरा दूल्हा। आज होगी मेरी शादी पूरी। नहीं नहीं, आज मेरे बेटे की शादी है, उसको जाने दो। शादी तो मेरी भी थी ना, मेरी भी शादी कहाँ पूरी हो पाई? अब मेरी शादी इसी लड़के से होगी। इतना कहते ही मोहित का शरीर हवा में उड़ने लग जाता है। उसे छोड़ दो। अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो कभी उसकी नहीं हो पाओगी। वो मेरा पति है, वो तुम जैसी भूतनी को कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा। इतना सब सुनकर भूतनी बहुत गुस्से में आ जाती है और मोहित को नीचे पटक वो नेहा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तू कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगी। अब बोल, क्या बोल रही थी? नेहा में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन उस भूतनी ने मंत्र सुनते ही नेहा को बहुत जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो दीवार से टकरा कर गिर पड़ती है। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू क्या वो किसी से शादी नहीं करेगा? ना रहेगी तू और ना रहेगा ये। इतना सारा नाटक। वो भूतनी एक बार फिर नेहा की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस बार उसको कोई रोक लेता है और उसको रोकने वाली और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत होती है। मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं सबको चेतावनी देने आई थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भी मैं बाहर इसी इंतजार में थी कि कोई घटना हो तो मैं अंदर आऊं। उसके हाथ में एक ताबीज होता है। वो उसको हवा में उछालते हुए कहती है, चली जा पापिनी आत्मा, तेरा आज अंत होगा। आत्मा गुस्से में चिल्लाती है, मगर जैसी औरत ने ताबीज आत्मा पर फेंका वो तड़पने लगी। आग की लपटें उठी और वो चीखते हुए गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने हॉल को बंद करवा दिया। मोहित बेहोश था लेकिन सुरक्षित था। किसी ने फिर उस हॉल में शादी करने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं आज भी आधी रात को वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं।